ये कहानी है तेलंगाना के नालगोंडा ज़िले की। एक स्कूल प्रिंसिपल के घर में उसकी इतनी ब्रूटल मौत होती है कि पुलिस इसको शुरुआत में ब्लाइंड मर्डर केस कहकर बुलाती है, क्योंकि ना कोई फिंगरप्रिंट मिलता है और ना ही कोई सीधा क्लू। एक धुंधली सी सीसीटीवी की एक इमेज, लेकिन एक छोटा सा शब्द, सिर्फ एक नाम, बाबू, पूरे इस केस की इन्वेस्टिगेशन को एंड तक लेकर जाता है। और जब पर्दा उठता है तो पता चलता है कि हत्यारा कोई बाहर का नहीं, बल्कि वही दो बच्चे हैं जो कभी इस प्रिंसिपल की क्लास में बैठे होंगे, शाबाशी मिली होगी, कभी डांट भी खाई होगी। जेबी कॉलोनी की रहने वाली कल्लू रूपा रेड्डी नालगोंडा के एक आउटस्कर्ट इलाके में रहती थी। ज़्यादा रेजिडेंशियल नहीं था, वहाँ पर अकेली रहती थी रूपा रेड्डी। उम्र तकरीबन 50 साल। वो नागार्जुना पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल थी। उनके पति हैदराबाद में जॉब करते थे और उनका बेटा भी हैदराबाद में ही रहता था। छुट्टियों के दिनों में पति बेटा उनसे मिलने आता था। अगस्त के पहले हफ्ते में पूरा परिवार साथ में आंध्र प्रदेश के चिराला बीच पर गया था। एक हफ्ते की छुट्टी मनाकर 7 अगस्त को रूपा रेड्डी वापस अपने घर लौटती है। रोज की तरह जिंदगी फिर से शुरू हो जाती है। सुबह स्कूल जाना, शाम को घर आना। लेकिन इसी दौरान दो लड़के उसकी हर मूवमेंट पे नजर रख रहे थे। 9 अगस्त का एक सीसीटीवी फुटेज इसी बात की गवाही देता है। उस दिन रूपा रेड्डी स्कूटी से स्कूल से बाहर आती है और अपने घर की तरफ जाती है। अंदर जाते ही उसे अचानक ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है। वो पीछे पलटती है, बालकनी तक जाती है, गली की तरफ देखती है। 2-3 बार इधर उधर देखने के बाद फिर ये मान लेती है कि शायद उसका वहम होगा। उस वक्त उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये उनका भ्रम नहीं है। 2 दिन बाद वही लोग जिस पर उन्हें शक होता है उसकी जान ले लेते हैं। और ये लोग कोई अजनबी नहीं थे, ये थे उनके अपने स्कूल के 2 स्टूडेंट। दोनों क्लास 10th में पढ़ते थे। दोनों का पहले से एक रिकॉर्ड था। रूपा रेड्डी के पास पहले भी इनकी शिकायत आई थी कि ये लड़के चोरी करके महंगे फ़ोन और पैसा लाते हैं और स्कूल में अपने दोस्तों के आगे दिखावा करते हैं। जब प्रिंसिपल रूपा रेड्डी ने उनसे पूछा कि इतना पैसा वो लोग कहाँ से लाते हैं, तो उनका जवाब बिल्कुल भी रूपा रेड्डी को सही नहीं लगा। तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, बच्चों को हॉस्टल से निकाल दिया और डे स्कॉलर बना दिया। मतलब अब लोग अपने घर से स्कूल आएंगे, हॉस्टल में रहना उनके लिए मना था। ये फैसला उनके लिए एक बड़ी बेइज्जती की तरह बन गया। दोस्तों के सामने, गैंग के सामने अपनी इज्जत जाती हुई नजर आ रही थी उनको। और इसी गुस्से ने, इसी अपमान ने उनके अंदर एक खतरनाक नफरत भर दी रूपा रेड्डी के लिए। उन्होंने ठान लिया कि प्रिंसिपल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसके बाद से ही वो रूपा रेड्डी की हर हरकत पे नजर रखने लग गए। रोज वो देखते थे कि मैम कितने बजे घर आती है, घर के आसपास कौन रहता है, सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं है, और सबसे ज़्यादा जरूरी सीसीटीवी कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। इनफैक्ट पूरी जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि कैमरे तो है, लेकिन पेड़ पौधों की वजह से उनका व्यू काफ़ी हद तक ढका हुआ है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने का वो लोग प्लान बनाते हैं। एक प्रोफेशनल की तरह फिंगरप्रिंट ना छूटे तो उसके लिए ब्लैक ग्लव्स खरीद लेते हैं। किसी को चेहरा ना दिखे उसके लिए मंकी मास्क यूज़ करते हैं। और अगर पकड़े जाएं तो बचने के लिए एक चाकू भी साथ रखते हैं। यानी कि ये कोई एक अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये दिन बाय दिन प्लान बनाया गया। 11 अगस्त दोपहर के बाद रूपा रेड्डी हमेशा की तरह स्कूल से स्कूटी पे अपने घर के लिए निकलती है। एक लड़का लाल हुडी में घर के बाहर खड़ा रहता है, निगरानी के लिए कि अगर कोई आए तो वो इशारा दे सके। दूसरा लड़का जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था, पीछे वाले गेट से दीवार कूद के किचन के रास्ते घर के अंदर एंटर होता है, उसी रास्ते से जहाँ पे सीसीटीवी की कोई भी नजर नहीं थी। बेडरूम में आते ही वो सीधा अलमारी और कैबिनेट खंगालने लगता है। कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी मिलती है। ठीक इसी वक्त रूपा रेड्डी अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, हाथ में फ़ोन, अपनी चाची से बात करती हुई। उनकी नज़र उन लड़कों पे पड़ती है। वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है और मास्क हट जाता है। वो पहचान लेती है कि ये तो उनके स्कूल का क्लास 10वीं का लड़का है। उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, बाबू। बस इतना ही। उस लड़के के हाथ में पहले से ही चाकू था। वो फ़ोन को छीनता है, फ़ोन को स्विच ऑफ करता है और रूपा रेड्डी के ऊपर 27 बार चाकू से हमला करता है। वो बचने की कोशिश करती है, भागती है, लेकिन खून इतना बह चुका होता है कि उनके अपने ही खून सने पैरों के निशान पूरे फ्लोर पर फैल जाते हैं। हत्या के बाद दोनों लड़के घर से पैसा और ज्वेलरी और रूपा रेड्डी का फ़ोन लेकर भाग जाते हैं। भागते वक्त एक लड़का सामने वाले गेट से बाहर निकलता है, जिससे कि वो सीसीटीवी में कैद हो जाता है और एक उसकी धुंधली सी फुटेज सबके सामने आ जाती है। उसी रात हैदराबाद में बैठे उनके पति बार बार कॉल करते रहते हैं। फ़ोन हर बार स्विच ऑफ मिलता है। उन्हें लगता है कि शायद वो बिजी है, लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और ना कॉल आता है और ना ही फ़ोन ऑन होता है। जब अगले दिन भी दोपहर तक रूपा रेड्डी का फ़ोन नहीं लगता है तो अपने पड़ोसी को कॉल करते हैं और उन्हें वहाँ पर जाकर देखने के लिए कहते हैं। पड़ोसी जब घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेन गेट पहले से ही खुला हुआ है। अंदर जाते उन्हें खून के पैरों के निशान दिखते हैं जो किचन की तरफ जा रहे थे। उन निशानों का पीछा करते हुए जैसे ही वो लोग किचन की तरफ एंटर होते हैं, उन्हें वहाँ पर रूपा रेड्डी की लाश मिलती है। वो लोग तुरंत उनके पति को कॉल करते हैं और सारी बात बताते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है तो शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये जो खून के पैरों के निशान हैं वो शायद हत्यारे के होंगे, लेकिन बाद में जांच से पता चलता है
कि वो निशान खुद रूपा रेड्डी के ही थे। एफएसएल की टीम आती है, पूरे घर को चेक करती है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलता, कोई एंट्री ब्रेकडाउन का सबूत नहीं मिलता। सेल टावर के रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है तो पता चलता है कोई भी नया फ़ोन यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो हत्यारा है वो शायद पहले से ही आसपास का ही है, इसी एरिया का रहने वाला है। पुलिस के पास कोई भी ठोस सुराग नहीं था, बस थी तो एक सीसीटीवी में एक धुंधली सी इमेज। लाल हुडी पहना हुआ एक लड़का घर के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है। उसकी हाइट और चाल देखकर पुलिस को शक होता है कि ये कोई बड़ा आदमी नहीं है बल्कि कोई छोटा बच्चा टाइप है। लेकिन सिर्फ इतने से ही वो केस के एंड तक नहीं पहुंच सकते थे। असली ब्रेक तो तब मिलता है जब उनको उनके रिश्तेदार से पता चलता है कि जब वो एंटर हुई थी और जिस वक्त रूपा रेड्डी पर हमला हुआ था तो उसने एक शब्द बोला था, बाबू, और उसके बाद तुरंत फोन कट जाता है। पुलिस दोनों कड़ियों को जोड़ती है, उस शब्द बाबू को और उस घर के बाहर एक लाल हुडी पहने बच्चे को। बाबू शब्द तेलुगु में प्यार से बच्चों को बुलाने के लिए यूज किया जाता है और रूपा रेड्डी अपने स्कूल के बच्चों को बाबू कहकर ही बुलाया करती थी। यहीं से इनका शक पहली बार स्कूल की तरफ मुड़ता है। मौत के बाद स्कूल लगभग 4 दिन तक बंद रहा और जब स्कूल दोबारा खुलता है तो पुलिस सबसे पहले बच्चों के अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करती है। 13 बच्चे ऐसे थे जो उस दिन छुट्टी पे थे, जिनमें से 5 बच्चे थे क्लास 10th के। इन्हीं में से कुछ बच्चों के रहन सहन का तरीका पुलिस को शक में डालता है। महंगा फ़ोन, महंगे कपड़े और खर्च करने का तरीका जो कि उनकी उम्र से काफ़ी अलग था। 15 बच्चों से पूछताछ की जाती है। हर किसी ने अपने अलग बहाने दिए। किसी ने कहा पापा ने दिया है, किसी ने कहा कि पार्ट टाइम जॉब करके कमाया है। लेकिन इनमें से 5 बच्चों पे पुलिस को शक होता है और उनसे अलग से पूछताछ की जाती है और जांच के आगे पता चलता है कि इनमें से 2 बच्चे हैं जिनका रूपा रेड्डी के साथ 1 महीने पहले कुछ बात विवाद हुआ था। ये दोनों बच्चे पहले हॉस्टल में रहते थे। इन बच्चों के पास से काफ़ी कैश और चोरी का सामान मिलता है, जिस वजह से रूपा रेड्डी इनको हॉस्टल से बाहर निकाल देती है। इनके पेरेंट्स को बुलाकर इनकी शिकायत करती है। यहाँ से पुलिस को कुछ मोटिव नजर आने लग गया था। पुलिस उन दोनों बच्चों से पूछताछ करती है लेकिन कोई भी जवाब पुलिस को संतुष्ट नहीं कर रहा था। एक नाबालिग बच्चे के पास से 1,54,000 रुपये मिलते हैं। इन नोटों पर लाल रंग लगा हुआ था। पुलिस को शक होता है, फॉरेंसिक के लिए इन नोटों को भेजती है और इससे क्लियर होता है कि वो जो लाल रंग है वो रूपा रेड्डी का ब्लड है। यही एक पूरा कॉन्क्रीट एविडेंस था जिसने पूरा केस खोल के रख दिया। अब शक 5 से सीधे 2 बच्चों पर आ टिका था। 18 अगस्त को 11:30 बजे देनियाला चौराहे के पास पुलिस की नाकाबंदी से इन दोनों बच्चों को पकड़ा जाता है। पूछताछ की शुरुआत में ये दोनों बच्चे हर किसी बात से नकारते हैं। सवाल करते हैं कि ना तो हमारे फिंगरप्रिंट्स है, हमारा दोष क्या है। लेकिन लगातार पूछताछ के बाद दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और बाद में ये खुद पुलिस को उस एरिया तक लेके जाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी हुडी और वो चाकू फेंका है। पुलिस क्राइम के एविडेंस को बरामद करती है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक और नाम है जो सामने आता है, एक सीनियर का नाम जो फिलहाल स्कूल में नहीं है। बताया जा रहा है कि ये वही शख्स है जिसने इन दोनों बच्चों को उकसाया और इस बात का हौसला दिलाया कि बदला लेना चाहिए। क्राइम को अंजाम देने के बाद ये दोनों बच्चे तुरंत अपने 3 दोस्तों के साथ गाड़ी में तेल डलवाते हैं, 900 किलोमीटर का सफ़र करते हैं और गोवा के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर बीचों पे घूमते हैं, दोस्तों के साथ वीडियो बनाते हैं उन्हीं लूटे हुए पैसों से और किसी प्रकार का कोई भी मन में संकोच नहीं रखते हैं कि इन्होंने इसके लिए किया क्या है। अपने स्कूल के प्रिंसिपल की जान ले ली। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो वहाँ पर हंसी खुशी घूमते हैं फिरते हैं। एक स्कूल प्रिंसिपल की मौत की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि एक लूट के रूप में शुरू हुई वारदात कैसे एक सोची समझी हत्या में बदल जाती है। अगर उस समय रूपा रेड्डी अपने फ़ोन पे बात नहीं कर रही होती और वो बाबू शब्द पुलिस तक नहीं पहुंचा होता तो शायद इस केस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता। जो टीचर्स बच्चों को एक अच्छा भविष्य देती हैं, अच्छी तालीम देती हैं, पढ़ाती है, सही गलत का फ़र्क समझाती हैं, गलत होने पर पनिशमेंट भी देती हैं, लेकिन उस पनिशमेंट को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल ना करके उसी टीचर की हत्या कर देना